स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा है। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार से जनहित के मुद्दों पर तत्काल चर्चा किए जाने की मांग की है, जिसमें किसान बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। तो कांग्रेस पर सदन में भारी हंगामा काटा है। कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस का सदन में हंगामा, जनहित के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग लगातार कांग्रेस कर रही थी और इसी को लेकर तत्काल सरकार से चर्चा की मांग कांग्रेस कर रही थी। और इस दौरान सदन में हंगामा हुआ है। किसान बेरोजगारों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि इस पर चर्चा कराई जाए और जब चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेस का सदन में हंगामा शुरू हो गया। और कांग्रेसी विधायक आज माल्टा और धान के साथ विधानसभा के गेट तक पहुंचे। वो माल्टा और धान के साथ सदन के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मेन गेट पर ही रोक दिया। कांग्रेस विधायक करण महारा ने कहा कि सरकार को धान खरीद करनी चाहिए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके और तय वक्त पर धान के खरीद का काम पूरा हो। वहीं केदारनाथ के कांग्रेस विधायक मनोज रावत का कहना है कि सरकार को माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। जो पहाड़ी उत्पाद है उनकी कोई बात नहीं होती इस सदन में, जबकि पर्वतीय राज्य है। लगातार आंदोलन के बाद हमको राज्य की प्राप्ति हुई। माल्टा हमारा खेतों में सड़ रहा है। और विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल में श्रमिकों के मुद्दे पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 2017 से पहले 1,90,000 श्रमिक पंजीकृत थे, लेकिन आज 3,70,838 श्रमिक पंजीकृत है, जिसमें से 87,796 साइकिलें श्रमिकों को वितरित की जा चुकी है। विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल पर आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार कलियर शरीफ में यूनानी चिकित्सालय बनाने जा रही है। 23 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है। विकास योजनाओं के लिए वन भूमि अधिग्रहण के मामले पर विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि बदले में प्लांटेशन के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, जिससे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने स्वीकार किया और राज्य के पास भूमि की कमी है। सिर्फ हरिद्वार में कुछ भूमि बैंक बचा है। उधम सिंह नगर का भूमि बैंक भी फल फूल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जमीन की तलाश हो रही है। और गन्ना भुगतान के मामले पर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंत्री मदन कौशिक पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। मदन कौशिक ने कहा है कि पेराई सत्र 2019-20 का भुगतान हो चुका है, जिस पर काजी निजामुद्दीन ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि इकबालपुर चीनी मिल का 10 करोड़ का भुगतान शेष है। मदन कौशिक ने बताया कि आज भी सचिव द्वारा भुगतान की सूचना दी गई, इसलिए अधिकारी सूचना देने से अधिक सतर्कता बरते ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज सदन में जिस तरह से कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला, वो क्या क्या मुद्दे थे जिसको लेकर आज चर्चा कराना चाहती थी कांग्रेस? देखिए नीलू, कांग्रेस सुबह ही अपने मजबूत इरादों के साथ आई थी, क्योंकि हमने देखा कि सुबह जब विधानसभा में एंट्री की बात आई तो कांग्रेस के विधायक माल्टा और अनाज लेकर हाथों में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रदेश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खासकर माल्टा बड़े पैमाने पर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, लेकिन आज भी ये बहुत कम दामों पर ये बिकता है। तो उनका कहना था कि इनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए ताकि आम काश्तकार को फायदा पहुँचे। तो सरकार का जवाब था कि कांग्रेस के कार्यकाल में 4 रुपये प्रति किलो माल्टा का समर्थन मूल्य था और उसके बाद 2017 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो ये करीब 5 से 6 रुपये प्रति किलो इसका समर्थन मूल्य पहुंच चुका है। तो सरकार का कहना है कि वो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। वो पूरे माल्टा और अनाज को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर विधानसभा में जाना चाहते थे, लेकिन उनको मेन गेट पर रोक दिया गया। उसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में तमाम जनहित के मुद्दे उठाए गए, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। खासकर अगर मैं मंत्री हरक सिंह रावत की बात करूं तो उनके पास श्रम मंत्रालय भी है और वन मंत्री भी वो हैं, वन मंत्रालय भी उनके पास है।
बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने नीलू एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि फॉरेस्ट लैंड जब भी विकास योजनाओं के लिए यूज होती है तो उसके बदले चूंकि 2.5 गुना अधिक फॉरेस्ट लैंड देनी पड़ती है ताकि वहां पर वनीकरण किया जा सके, प्लांटेशन किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि यदि आप फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करते हैं तो उसके बदले 2.5 गुना किस क्षेत्र में आप प्लांटेशन करेंगे वो भूमि उपलब्ध नहीं है। तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसके चलते पहाड़ों में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। वन मंत्री ने जवाब में ये बात स्वीकारी कि उत्तराखंड में 71% फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पर अब प्लांटेशन के लिए जगह नहीं बची है। उनका कहना था कि उधम सिंह नगर में भूमि बैंक था जो तमाम विकास योजना में जिसका अधिग्रहण किया जा चुका है। हल्का सा कुछ क्षेत्र हरिद्वार में बचा है जो भूमि बैंक का है। उसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप वन भूमि के बदले 2.5 गुना अधिक भूमि दे सके। तो उन्होंने सदन को जानकारी दी कि उत्तराखंड सरकार इसके लिए यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों में जमीन की तलाश कर रही है कि अगर यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड एक्वायर होती है तो उसके बदले 2.5 गुने का जो क्षेत्र देना होगा प्लांटेशन के लिए वो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में दिया जा सके। इस पर लगातार काम चल रहा है। तो इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है नीलू कि उत्तराखंड में जो भी पेड़ कटेंगे उसके 2.5 गुना पेड़ लगेंगे दूसरे राज्य में। बिल्कुल। और सुनिए ये भी एक बात और थी, गन्ना भुगतान के मामले पर भी जो विधायक काजी निजामुद्दीन है उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि सरकार भुगतान करने की बात करती है लेकिन अभी भी बहुत सारा बकाया है। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है विपक्ष की। बिल्कुल नीलू, चूंकि हरिद्वार उधम सिंह नगर एक क्षेत्र यहाँ पर है जहाँ पर किसान बड़े पैमाने पर रहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, यहाँ के विधायकों की कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक किसानों के मुद्दे उठाएं। तो इसी को लेकर कल भी सदन में चर्चा हुई थी गन्ना और खेती किसानी को लेकर। कल मंत्री मदन कौशिक ने एक बयान दिया था कि 2019-20 का जो पेराई सत्र है उसका गन्ने का भुगतान सभी मिलों को 100% रूप से कर दिया गया है। काजी निजामुद्दीन हरिद्वार जिले से विधायक हैं। उनका कहना था कि जो इकबालपुर चीनी मिल है उसका अभी तक 10 करोड़ रुपया बकाया है। तो सरकार ने सदन में ऐसा जवाब किस आधार पर दे दिया, वो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं विशेषाधिकार हनन का नोटिस सर्व करता हूं संसदीय कार्य मंत्री को। और उन्होंने कहा कि यदि कल की डेट तक अगर इकबालपुर चीनी मिल को 10 करोड़ का भुगतान हो गया हो तो वो लिखित रूप में संसदीय कार्य मंत्री से जिस माफी तरह से आज हंगामा किया विपक्षी दलों ने, यानी कल का जो एक दिन बचा है वो भी कहा जा सकता है कि आज को देखते हुए वो भी हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल नीलू, हंगामेदार रहने वाला है। कल क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कल कुछ क्या सवाल होंगे, क्या मुद्दे होंगे जिन पर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ये आज कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। अभी शून्यकाल चल रहा है। नियम 58 के तहत विभिन्न अलग अलग विधायक अपनी अपनी समस्याओं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करा रहे हैं। शून्यकाल के बाद लंच होगा। लंच के बाद कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बैठेगी। उसमें तय किया जाएगा कि अगर एक दिन का सत्र बढ़ाना है, चूंकि पूर्व निर्धारित था 3 दिन का सत्र था, आज सत्र का समापन होना था, लेकिन यदि कल बढ़ाया जाता है, अभी फाइनल नहीं है, ये 100% नहीं कह सकते कि कल सत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन यदि अगर बढ़ाना है तो क्या बिजनेस होगा, क्योंकि बिजनेस चाहिए। आप लाखों करोड़ों रुपए सदन की कार्रवाई, तो आज इस पर मंत्रणा होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से सीट खाली हुई थी। दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। महेश जीना ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महेश जीना ने कहा कि यदि पार्टी मुझे टिकट देती है मैं सल्ट में अपने भाई के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। अगर हमें मौका मिलता है और पार्टी हमें आदेश करती है कि आप उपचुनाव में भाग लें, तो हम लोग जी जान लगा के अपने भाई के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर हमारे को पार्टी नहीं भी आदेश करती तो भी हमारे परिवार जो है सल्ट के लोगों के विकास के लिए लगा ही रहेगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना जरूरी है, जिससे वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। बंशीधर ने कहा कि हालांकि कार्यकर्ता सभी योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनको रिचार्ज करना जरूरी है। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनकी बात सुनना, उनको राज्य के और केंद्र के उपलब्धियों के बारे में बताना, ताकि वो जनता तक जाकर उसको बताएं। हालांकि बताया ही होगा, सब जनता जानती है, लेकिन फिर भी एक बार रिचार्ज करने की बात है
तो रिचार्ज करने के उद्देश्य से सभी 70 विधानसभाओं का दौरा मैंने प्रारंभ किया है। और नए साल पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिर उत्तराखंड जाने वाले हैं। केजरीवाल मॉडल वर्सेस त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर बातचीत करेंगे सिसोदिया। उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक से सवाल भी किया है सिसोदिया ने कि बीजेपी शासन में, भाजपा शासन में देवभूमि में क्या विकास हुआ। मुझे खुशी है कि आप इस विषय पर डिबेट करने को तैयार हुए। 2, 3, 4 जनवरी में के दिन किस दिन आपको सुविधा होगी कृपया बताइएगा, मैं उसी दिन देहरादून आ जाऊंगा। तो एक ट्वीट के जरिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह सवाल उत्तराखंड सरकार से किया है। वहीं इससे पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मनीष सिसोदिया चाहें, अगर दिल्ली में चाहते हैं तो मैं दिल्ली में जा रख सकता हूं या वो उत्तराखंड आ सकते हैं। हमने तो 100 योजनाएं कही थी, लेकिन जब मैंने गिनती शुरू की तो 200 से ज्यादा योजनाएं निकलकर सामने आ गई। अपने योजनाएं गिनवा सकता हूं जो हमने जनहित के लिए शुरू की है। जहाँ वो चाहें स्थान उनको दिल्ली में चाहे हम दिल्ली में जा सकते हैं, वो यहाँ है तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में तैयार हैं, हम दिल्ली में गिनवाएंगे जाकर। कितने 100, हमने तो 100 कम कहा है। हमारी तो मैं कल गिन रहा था 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो हमने इस 5 साल में जनता के हित के लिए जारी की हैं। तो मैं हो सकता है कि उनके दिमाग में दिल्ली की योजनाएं रही हूँ, नहीं जारी कर पाए वो। वहाँ कोविड के कारण दिक्कत तो है थोड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूं कि जब भी वो चाहेंगे हमें दिल्ली में कोई आने में भी दिक्कत नहीं है। और पिछले 12 सालों से बंद पड़ा रधुआ ढाब कांडा ढिकाला मोटर मार्ग एक बार फिर से सैलानियों के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत इस मार्ग का उद्घाटन करने वाले हैं। साल 2008 में लैंडस्लाइड के बाद ही ये मार्ग बंद हो चुका था, जिसके बाद से इसे अब आवाजाही के लिए खोला जा रहा है। हरक सिंह रावत का कहना है कि मार्ग के खुलने से अब कॉर्बेट आने वाले सैलानियों को ढिकाला जाने के लिए लंबा रूट तय नहीं करना होगा। अब तक जो है पिछले 20 वर्षों से कांडा के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण हम कोटद्वार के रास्ते ढिकाला नहीं जा पा रहे थे। अब हमने उस पर पिछले 1 साल में काम किया है। अब हम कोटद्वार के रास्ते भी, जैसे रामनगर से धनगटी गेट से ढिकाला जा सकते हैं, उसी तरह रथुआ ढाब कांडा होते हुए भी ढिकाला जा सकते हैं। और 26 दिसंबर से होने वाला नैनीताल विंटर कार्निवल स्थगित हो चुका है। मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते नैनीताल महोत्सव समिति ने विंटर कार्निवल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि पर्यटन अधिकारी का कहना है कि जनवरी में इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली जो हमारी प्रपोज डेट थी 26 to 30 दिसंबर, उसमें विंड कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो रही थी, इस कारण हमें ये निरस्त करना पड़ा। इसमें हमने अपने तकनीकी पार्टनर से भी हमने ओपिनियन ली, जिसके बाद सारी स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद हमने इसको निरस्त किया है और जो अगली डेट्स होंगी वो जल्दी आपको सूचित की जाएगी। और वन पंचायत के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्दियों में जंगलों में आग लगना गंभीर विषय है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। जल्द ही हर वन पंचायत में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो जंगलों में आग की रोकथाम करेगा। हम हर वन पंचायत पर एक वन सुरक्षा कर्मी रख रहे हैं, जिसका दायित्व रहेगा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकना, उसकी सूचना देना, समय पर विभाग और अधिकारियों को सूचित करना और गांव के लोगों को आग बुझाने के लिए प्रेरित करना। ये हमारा मकसद है, हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए।
तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा नगर पालिका अपनी खस्ता हाली का रोना रो रहा है। वेतन नहीं मिलने से आए दिन कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि वेतन के लिए हर महीने 15 लाख रुपए की कमी हो रही है, जिसके चलते वेतन नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार से अल्मोड़ा पालिका के लिए अतिरिक्त बजट की अब मांग की गई है। नगर पालिका अल्मोड़ा की वित्तीय स्थिति बहुत पहले से खराब रही है और जितना पालिका को वेतन और पेंशन के लिए राशि चाहिए उतनी राशि राज्य वित्त आयोग के संस्तुति के अनुसार नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें लगभग 15 लाख रुपया प्रति माह का घाटा हो रहा है। और नई टिहरी शहर में इन दिनों गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। नई टिहरी से सटे बुडोगी खाले और एफ ब्लॉक कॉलोनी के आसपास लोगों द्वारा 2 शावकों के साथ गुलदार देखा गया, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। वहीं वन विभाग ने इस क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से भी अंधेरे में अकेले घर से बाहर निकलने को मना कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इन क्षेत्रों में 2 गुलदार कई बार देखे जा चुके हैं। ये हमारा जो ये बुडोगी का और सारजुला वाला जो क्षेत्र है और हमारा जो देवीधार पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे 2 गुलदार रेगुलर रहते हैं, उनका हैबिटेट है और ये हर साल जो है अपने इस एरिया में वो करते हैं। आजकल थोड़ा ठंड के कारण शाम के दिन के टाइम पे अगर धूप सेकते हैं तो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में इनकी भी थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। और सड़क के किनारे, क्योंकि सड़क डामर की सड़कें गर्म रहती हैं, इसलिए रोड साइड में वो ज़्यादा दिख रहे हैं। और सिविल अस्पताल रुड़की में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने सभी वार्डों में ऑक्सीजन फिटिंग करवा दी है। वहीं जल्द ही अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। ये 72 बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे लगवा दी गई है और जल्द ही भारत सरकार के हम लोग लगे हुए हैं, भारत सरकार के प्रयासों से और भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया जाना है। और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक और आर्य समाज के प्रमुख संत स्वामी श्रद्धानंद का आज 94वां बलिदान दिवस है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दिवंगत स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाया गया। हर साल इस दिन विश्वविद्यालय की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते इस बार बलिदान दिवस को सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से आयुर्वेद औषधि वाटिका बनाई गई। इस वाटिका में कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ औषधियों के पौधे लगाए गए। 94 अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान पर्व है,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कृतज्ञ भाव से उनको स्मरण करता है। उन्होंने इस देश में सबसे पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता और धर्म और दर्शन के आधार पर और मातृभाषा हिंदी के आधार पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये अपने में एक अद्भुत था उस अंग्रेजों के समय। और पहली बार देहरादून के ड्रॉप आउट गर्ल्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को महिला बाल विकास विभाग कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे वो डिजिटल मोड पर काम करना शुरू करते। देहरादून में कुल 1907 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 339 ड्रॉप आउट बच्चियां हैं, जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई थी। ऐसी लड़कियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 31 मार्च 2021 तक महिला बाल विकास विभाग CSR के मद से कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देने जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला से की गई, जहां पर अब तक 200 आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं अब विकासनगर में 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 30 ड्रॉप आउट लड़कियों को भी कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है। मैम 8 तक पढ़ा और 9th में मैंने 8 तक पास की, 9th में एडमिशन नहीं लिया तो छूट गया। उससे अगले साल गई तो नहीं हो पाया मेरा कि एविडेक्ट लाओ और तहसील में जाओ। फिर वहाँ से बनवा के लाई, जब एडमिशन करवाया। तो यहाँ आते हैं कितने दिन हो गए और क्या कुछ समझ में आया, यहाँ पे क्या कुछ सीखा? यहाँ पे आए 13 दिन हो गए और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ये ट्रेनिंग महिला बाल विकास विभाग एक NGO की मदद से करवा रहा है। लोग को यहाँ पे भी 2 वीक्स के आसपास हो गया है और हमारा मकसद ये है कि जो आंगनवाड़ी है, हम लोगों ने पहली बार आंगनवाड़ी को यहाँ पे जोड़ा है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, चाहे वो कोई लेटर टाइप करना हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद हैं और विद्यालय भी बंद हैं, इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि CSR में जो संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं, उनके साथ सहयोग करके उनसे हम सहयोग लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए हम कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग शुरू किया। विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए, लेकिन कई महिलाओं को चलाने ही नहीं आए। अब कंप्यूटर की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं में न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि नई तकनीक को भी वो जान पा रही हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और ऋषिकेश के गंगा तटों पर बड़ी संख्या में रिसोर्ट्स और होटल खाली पड़े हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी पर्यटन व्यवसायी खासे यहां पर परेशान हैं। उत्तराखंड धार्मिक, साहसिक और योग पर्यटन का मुख्य आधार है, जिसके लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी टूरिस्ट ऋषिकेश आते हैं। सर्दियां आते ही ऋषिकेश के गंगा घाटों पर विदेशियों की चहलकदमी होती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते तस्वीर बदली हुई है। योगा सेंटर खाली है, होटल पर्यटकों के इंतजार में खाली पड़े हुए हैं और गंगा घाट सुनसान है। पर्टिकुलर जो एक टाटा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि लोग उधर से भी अवेयर हैं कि नहीं जाना है, इधर से इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर है। अगर आप देखें योग के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग योग से जुड़े हैं, तो इस पर डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे मेरे 3 ग्रुप आने थे, वो कैंसिल हो गए। क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन पर्यटन कारोबारी अभी भी निराश हैं, क्योंकि पर्यटकों की अभी तक बुकिंग नहीं हुई है। ऐसे में ये साल जाते जाते भी पर्यटन व्यवसायियों के लिए निराशाजनक हो गया है। नया साल आने वाला है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर पर्यटक नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ सुनसान छाया हुआ है और ये बेहद हम लोगों के लिए दुखद समय में इसको समझता हूँ, क्योंकि बिना पर्यटकों के जो हैं सभी कारोबारी निराश हो रखे हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश के जो घाट विदेशियों की आमद से चहल पहल से भरे रहते थे, वो अब खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें जो हैं वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसका असर सीधे न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारियों पर पड़ रहा है। इसका खामियाजा होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह से उठाना पड़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और कोविड के चलते भले ही राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक ना आ रहे हो, लेकिन कॉर्बेट की स्थिति इन सब से जुदा है। यहां इस मौके पर जमकर सैलानी पहुंचने वाले हैं। कॉर्बेट पार्क के पर्यटन व्यवसायियों की बांछें इन दिनों खिली हुई हैं। यहाँ क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, जिसके लिए रिसोर्ट्स और होटल भी खूब सजाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी का सिनेरियो है, हमें लग रहा था कि इतना बड़ा कोविड, इतनी बड़ी महामारी चल रही है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त इतना क्राउड कॉर्बेट में आ सकता है। बट जहाँ तक अभी मेरे को दिख रहा है
कि न्यू ईयर और क्रिसमस ऑलमोस्ट प्रॉपर्टियाँ पैक हो चुकी हैं सर। इन सब के बीच यहाँ इन दिनों के लिए कॉर्बेट पार्क में भी बुकिंग भी फुल हो चुकी है। कॉर्बेट प्रशासन भी पर्यटकों की सुविधा में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। अभी 25 दिसंबर और जो 1 जनवरी है उसके आसपास की जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग है वो ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। जो पर्यटन सत्र अभी चल रहा है उसमें पर्यटक जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इस साल कोविड के बीच मनाए जा रहे इन जश्नों में पर्यटन कारोबारियों की आशा से ही अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो लॉकडाउन से पस्त हो चुकी इस इंडस्ट्री में नई जान फूकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।